नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी, इसका नाम है, बुक नंबर 2 है ये, और बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। चैप्टर 6 की बात करेंगे आज हम। चैप्टर 6 का नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके क्लास 12 के सोशियोलॉजी के लिए। बुक नंबर 2 में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण क्या है, या फिर आप भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूमंडलीकरण क्या होता है, भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु जो है उसे आप भूमंडलीकरण के तौर पे देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, भूमंडलीकरण जो है वो सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु है। यह आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बड़े ही गौर से समझने वाला है कि सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु है। मध्य बिंदु को हम केंद्रीय बिंदु भी कहते हैं। और ये जो आम जनमानस होता है, जो आम इंसान होते हैं या फिर जो आम लोग होते हैं, उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। मध्यम वर्ग के लिए रोजगार, खुदरा व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शुरू करना, बड़े बिक्री भंडार करना, युवाओं के लिए समय बिताने की विधियां एवं अन्य क्षेत्रों को प्रदान कर रहा है। भूमंडलीकरण में क्या क्या चीजें आती है ये समझ लीजिए कि मध्यम वर्ग के लिए रोजगार की बात हो, या खुदरा व्यापार हो जिसे हम रिटेल बिजनेस कहते हैं, या फिर बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां हैं, या बड़ी बड़ी बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, ये क्या करते हैं, व्यापार को शुरू करते हैं उस जगह पे। इसके अलावा युवाओं के लिए खासकर ये जो आज के समय में इंटरटेनमेंट का एक जरिया बना हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी को भी वो लाते हैं। और अन्य प्रकार के क्षेत्रों में भी यह कार्यरत होते हैं और कई प्रकार की चीजों को जोड़ते रहते हैं, जिससे समाज के अंदर परिवर्तन का केंद्र बना रहे। से हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बदल रहा है। आज के समय में आप देखो तो व्यक्ति जो समाज में रहता है उसके संस्कृति में भी बदलाव आ रहा है, उसके सामाजिक रहन सहन में भी बदलाव आ रहा है। बात कर ले हम चीन की तथा कोरिया से रेशम धागों का आयात करने से बिहार के कामगारों पर प्रभाव, बड़े जहाजों द्वारा मछली पकड़ने के कारण भारतीय मछुआरों पर कुप्रभाव, सूडान से गोंद आने पर गुजरात की औरतों के रोजगार में कमी आ रही है। जब बात हो रही है भूमंडलीकरण की, तो इसे समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर देखे जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारा भूमंडलीकरण है, इससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बदल रहा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन कहने का मतलब है कि समाज के अंदर लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति भी बदल रही है। चीन तथा कोरिया से जो पहले रेशम के धागे आयात मतलब कि खरीदे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, इस पे असर पड़ा है। बिहार के अंदर रहने वाले लोग, ये तो हमारे भारत देश के अंदर की बात है, बिहार के अंदर जो लोग हैं, आपको पता है कि आज हर एक बिहार के लोगों को अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में काम नहीं प्राप्त हो रहा है। काम प्राप्त न होने के कारण उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। आज के समय में बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से समुद्र के अंदर मछली पकड़ा जाता है। बड़े नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से मछली पकड़ा जाता है। अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी आ गई है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, जो बहुत ही अपडेटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मछली पकड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे मछुआरे होते हैं, जो छोटे मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन पर असर पड़ता है। भारतीय मछुआरों पर इसका कुप्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा पहले सूडान से जो गोंद आने की काम को देखा जाता था, गुजरात के औरतें जो थी, जो छोटे लेवल पे काम करती थी, लघु उद्योग के रूप में काम करती थी, इसके ऊपर भी कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा भूमंडलीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, क्या भूमंडलीकरण भारत तथा विश्व के लिए नए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भूमंडलीकरण है वो पूरे भारत के लिए, जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश के लिए क्या वो नया है, या फिर पूरे विश्व के लिए नया है। तो देखिए, आज से 2000 वर्ष पहले भी भारत, चीन, फ्रांस,
रोम से सिल्क रूट द्वारा जुड़ा हुआ था। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, और हमने आपको सिल्क रूट के बारे में पढ़ाया भी है, सिल्क रूट के बारे में मैंने बताया कि चीन के मतलब कि ऐसे रास्ते थे। सिल्क रूट जो है वो एक ऐसा रास्ता हुआ करता था जिसके माध्यम से अफ्रीका महादेश, यूरोप के महादेश, एशिया महादेश के अंदर जितने भी देश आते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए वो रास्ता प्रदान करता था। इसके माध्यम से व्यापार होता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि भूमंडलीकरण नया है या फिर भारत के लिए नया है। ये आज से 2000 वर्ष पहले से होता आया है। दार्शनिक हो या व्यापारी हो या फिर कोई युद्ध में विजेता हो, ये सब हमारा विभिन्न देशों के साथ इनका संबंध रहा है। बहुत सारे दार्शनिक जो हैं वो भारत आते रहे हैं, बहुत सारे इतिहासकार हमारे भारत आते रहे हैं, हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग बाहर जाते रहे हैं। तो ये चीजें होती आई है। उपनिवेशवाद जो हुआ, जब अंग्रेजों का शासन हुआ भारत के ऊपर या फिर अन्य देशों के ऊपर भी कह सकते हैं, तो उपनिवेशवाद के बाद मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इसके बाद लोगों का आवागमन आना जाना ज्यादा हो गया। अन्य देशों में जाकर बसना, ये आज जो हम भारत के लोग दूसरे देशों में जाके भी बस जाते हैं या फिर दूसरे जगह के देश के जो लोग होते हैं वो भारत में भी आके बस जाते हैं, तो ये सब जो है वो ज्यादातर उपनिवेशवाद के बाद ही शुरू हुआ है। मजदूरों को बाहर ले जाना इसका विशेषीकरण पक्ष है। अब देखिए आज के समय में आप देख लीजिए कि आपको भारत के ज्यादातर लोग जो है वो दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ क्यों जाते हैं? काम करने ही तो जाते हैं, अपना रोजगार ही तो ढूंढने जाते हैं। तो मजदूरों को बाहर लेके जाना यह इसकी विशेषता के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में भी आयात निर्यात किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। आज के समय में हम भारत के आजादी के पहले की तो बात ही कर ही रहे थे जिसमें हमने सिल्क रूट के बारे में आपको बताया है, लेकिन आजादी के बाद भी स्वतंत्र भारत में भी आयात निर्यात किसी न किसी रूप से विद्यमान है और ये चलता रहा है। यहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रारंभिक वर्ष में भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत विश्व के अन्य देशों से अलग थलग था। अलग थलग होने का मतलब है कि भारत जो है वो पहले भी विश्व के दूसरे दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ व्यापार कर रहा था, उनके साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो ये पहली बात है। अब दूसरी बात इसमें देख लीजिए, प्रसिद्ध रेशम मार्ग जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। देखिए ये जो सिल्क रूट है इसका संबंध भारत के साथ बहुत पहले से है, और यहाँ पे जो जो सभ्यताएं रही है, बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो इन सभ्यताओं को इससे जोड़ा जाता है। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में, मतलब कि पूरी दुनिया के अलग अलग भागों से लोग यहाँ आए थे, कभी व्यापारी के रूप में, कभी विजेता के रूप में, कभी प्रवासी के रूप में। अब इन पॉइंटों को समझ लीजिए। क्या भूमंडलीकरण भारत तथा विश्व के लिए नया है? तो नहीं। हमारा जो भारत है 2000 वर्ष पहले से सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता रहा है, उन सब के साथ संबंध बनाए रखे हैं और दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं के साथ वो जुड़ा रहा है। कभी अब हमारे भारत देश में भी बहुत सारे लोग आए, जैसे कि अगर उपनिवेशवाद की हम बात करते हैं तो व्यापारी के रूप में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और हमारे भारत पे लगभग लगभग 200 सालों तक शासन भी किया। कभी विजेता के रूप में कहने का मतलब है दूसरे दूसरे मुल्क के इस्लामिक लोग भारत पे आके अटैक करके इसे अपने कंट्रोल में लिया। कभी प्रवासी कहने का मतलब है कि आपको पता है बांग्लादेश से कई सारे प्रवासी मजदूर भारत में आते हैं और भारत में बस जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि चोरी छुपे बस जाते हैं। तो ये हमारा भूमंडलीकरण को लेके पॉइंट्स था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। अब हम इसको जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था, मतलब एक सिस्टम का ऐसा हिस्सा था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा, बाजार के नए स्रोत
और एक ऐसे संजाल की आवश्यकता थी, मार्केट की आवश्यकता थी जो उसको संभाल सके, जो उसे एब्जॉर्ब कर सके। लोगों का सबसे बड़ा प्रवचन यूरोपीय लोगों के देशांतरण था, जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। हमने अभी 11th क्लास और 12th क्लास में कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे मैंने आपको बताया है कि मूल निवासी के बारे में, कि मूल निवासी कौन था। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश थे जहां के मूल निवासियों को उनके स्थान से हटा दिया गया, क्योंकि जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने ये कह के उन्हें हटाया कि इन्हें जमीन की कीमत मालूम नहीं है, इन्हें खेती करने नहीं आता है, और ये कह के उनको उनके स्थान से भगा दिया गया। तो उपनिवेशवाद में क्या होता है कि यहाँ पे लोग पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा, बाजार के नए स्रोत या फिर एक ऐसे मार्केट की जरूरत होती है जो उनको व्यापार में मुनाफा दिला सके, फायदा दिला सके। और ये एक ऐसा समय था जब यूरोप के लोगों का देशांतरण हुआ, मतलब देशों से एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाना शुरू हो गए, जैसे कि वो अमेरिका जाकर बस गए, ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है, भारत से गिरमिटिया मजदूर को किस प्रकार जहाजों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। देखिए, दास व्यापार और दास प्रथा के बारे में भी आपने सुना है। इसमें क्या होता था कि एक मुल्क जो गरीब मुल्क होता था, उसके लोगों को, उसके मजदूरों को जहाज में बिल्कुल जानवरों की तरह भरकर दूसरे दूसरे देशों में ले जाके बेच दिया जाता था। तो हम यहाँ पे देखिए, एक नंबर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गिरमिटिया मजदूर। ये ऐसे मजदूर थे जिन्हें अक्सर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण इन लोगों को वहां से उठाकर जहाजों में भरकर दूसरे दूसरे सुदूर समुद्र के माध्यम से 2-2 महीने, 3-3 महीने इनको जाने में लग जाता था। ऐसे करके इन्हें दूसरे दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। दास व्यापार के अंतर्गत, मतलब दास व्यवस्था जो थी या दास व्यापार जो था, इसके अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को, मतलब अफ्रीका के रहने वाले लोगों को दूरस्थ तटों पर, मतलब दूर दूर इलाकों में गाड़ियों में भरकर ले जाया जाता था, समुद्र के माध्यम से ले जाया जाता था और फिर उन्हें बेच दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, स्वतंत्र भारत और विश्व स्वतंत्र भारत ने, मतलब कि देखिए, स्वतंत्र भारत कहने का क्या मतलब है, जब भारत की आजादी हो गई या फिर विश्व के कई सारे ऐसे देश थे जिनकी आजादी हो गई, जो अब मतलब कि उपनिवेशवाद के अंदर नहीं थे, अंग्रेजों के शासन सत्ता के अंदर नहीं थे, भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा। मतलब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, यही तो हमारा मेन पॉइंट है कि भूमंडलीकरण क्या है। तो आजादी होने के बाद भी कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने इस भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाकर रखा। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुंदर पार की यात्रा की। मतलब बहुत सारे भारत के भी ऐसे लोग थे जो बाहर के देशों में जाते थे, समुद्र पार करके जाते थे, समुद्र पार करके वो शिक्षा एवं कार्य के लिए यात्रा करते थे। कभी कभी तो बंगाल से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दूसरे दूसरे देशों में भेजा जाता था। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, आना जाना लगा रहता था। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। कच्चा माल हो गया या फिर कोई भी प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा है। पहले क्या होता था कि जितनी भी देशों को आजादी प्राप्ति हुई थी या आजाद हुआ था, उनके अंदर कच्चा सामग्री का आयात निर्यात हो या फिर किसी प्रकार के टेक्नोलॉजी का अब्जॉर्ब करने का तरीका हो या फिर खरीदना हो या बेचना हो, तो ये सारी चीजें चलती रही। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थी, बाहर बाहर के जो कंपनियां थी, जो विदेश की कंपनियां थी, वो भी भारत में बहुत ही सही तरीके से बिजनेस व्यापार को कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, विश्व व्यापार संगठन। अब इसे जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1955 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। आपने इसे पहले भी विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1955 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं इनके अंदर के राज्यों के द्वारा निर्माण किया गया था। यह संगठन विभिन्न कानून, नियमों, नीतियों के माध्यम से
अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उनको नियंत्रण करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का 1955 में निर्माण किया गया और इसके निर्माण करने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। और इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। एक नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। थोड़ी देर पहले हमने गिरमिटिया मजदूर के बारे में बात किया था और बताया था ये इंपॉर्टेंट रहेगा एक नंबर के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि गिरमिटिया मजदूर होता क्या है या फिर किसे कहते हैं। पारित रहने और भोजन के भुगतान के बदले एक विदेशी देश में निश्चित अवधि के लिए रोजगार एक पुनः अनुबंध के तहत श्रमिक कार्य होता है। अब इसे समझ लीजिए ये होता क्या है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर के देशों में काम करने जाते हैं उनको कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नौकरी दिया जाता है। कहा जाता है आप 1 साल के लिए रह सकते हैं या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। इनको इस टाइम पीरियड के लिए उस कंपनी के अंदर रखा जाता है और इस समय के लिए इनको भोजन देना, इनके रहने का आवास देना, इनकी जो सैलरी होगी वो देना, ये सब जो है वो गिरमिटिया मजदूरी कहलाता है। दासता के उन्मूलन, मतलब जो दास प्रथा था उसके खत्म होने के समय में 1939 में कैरिबियन में चीनी बागान पर रोजगार के लिए भारत के श्रमिकों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। चीन के अंदर जो बागान थे, चाय के बागान थे, वहां पे काम करने के लिए भारत के मजदूरों का उपयोग किया जाता था। खासकर ये असम, बंगाल, बिहार के लोग हुआ करते थे जो वहां पे दास के रूप में काम करते थे। उन्हें मतलब बहुत ही बुरे तरीके से काम करवाया जाता था, उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनके साथ मारपीट किया जाता था। तो ये गिरमिटिया मजदूर के बारे में था। पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण के आयाम। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भूमंडलीकरण के बेस क्या है, आधार क्या है। तो सबसे पहला तो आर्थिक है, दूसरा राजनीतिक है और तीसरा सांस्कृतिक है। अब समझ लीजिए कि भूमंडलीकरण का जो आधार है, बेस है, वो 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। आर्थिक आयाम कह सकते हैं, राजनीतिक आयाम कह सकते हैं, सांस्कृतिक आयाम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आर्थिक आयाम या फिर उदारीकरण की आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पहला पॉइंट। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य क्या है, मतलब ऐसे नीतिगत निर्णय से है, ऐसे सिस्टमैटिक तरीकों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार के लिए खोल देने का उद्देश्य में लिया गया था। उदारीकरण को समझ लीजिए कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो भारत राज्य द्वारा, यहाँ पे हम भारत को राज्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी देशों की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें हम राज्य से ही डिनोट करते हैं। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार के लिए खोल देने के उद्देश्य से बनाया गया। मतलब कि बाजार जो था, जो बिजनेस था, जो व्यापार था, उसके अंदर भारत की एक नीति संगत निर्णय को देखने के लिए यहाँ पे उदारीकरण की आर्थिक नीति को समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ है मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम, जो एक देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां के देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, वहां के देश के अगर पैसे आने की सुविधा सही नहीं है, उसके अंदर व्यापार नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है, कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है, तो ऐसे देश का ना आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो जाता है, चरमरा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का मतलब क्या है, भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय विनियमों को हटा देना। मतलब ऐसे नियम कानून, ऐसे नीति, ऐसे वसूल बनने चाहिए जिससे भारत के अंदर व्यापार करने में कठिनाई ना हो या फिर कोई व्यापारी वर्ग जो है उसको भारत के अंदर व्यापार करने में किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को, जिसे हम IMF भी कहते हैं, और या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। क्या हुआ, जब व्यापार को बढ़ाना था, जब बड़े बड़े उद्योग लगाने थे, जब अपने देश की आर्थिक स्थिति को सही करना था, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो मुद्रा कोष है उससे लोन लेने का भी जरूरत भारत को हो गया। इससे क्या होता था, इससे ये होता कि देश की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूमंडलीकरण एवं राजनीतिक परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने अभी तक कितने
बार भूमंडलीकरण को डिस्कस किया है कि भूमंडलीकरण क्या है, इसका बेस क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये कैसे उपनिवेशवाद में हमारे भारत में फैला है। तो देखिए, राजनीतिक परिवर्तन में आपको देखना है कि समाजवादी विश्व का विघटन एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था। समाजवादी विश्व का विघटन आप कह सकते हैं जब रसिया का भी विघटन हो गया या फिर यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो उसे भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। इसके कारण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की गति काफी बढ़ गई। भूमंडलीकरण के अंदर जितने भी स्टेप थे, जितने भी प्रोसेस थे, जितने भी तरीके थे, जिसके कारण भूमंडलीकरण बढ़ रहा था, तो समाजवादी विश्व के विघटन के बाद और ये ज्यादा तीव्र हो गया, ये और ज्यादा तेजी गति से बढ़ने लगा। इससे एक विशेष आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण बना है, मतलब एक अलग तरीके का सोच का निर्माण हुआ, एक अलग तरह से राजनीति को देखना लोग शुरू कर दिए और इससे नए नए विचार उत्पन्न हुए। इन्हीं परिवर्तनों को हम नव परिवर्तनवादी भी कहते हैं या फिर नव परिवर्तनवादी उपाय भी कहते हैं। आपसे 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये VVI रहेगा। पिछले साल भी बोर्ड में पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था, 2 साल से लगातार नव उदारवादी को पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण के साथ ही एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम भी हो रहा है। अब भूमंडलीकरण के साथ और भी क्या चीजें हो रही है, इसको देख लीजिए कि भूमंडलीकरण के साथ और नए नए स्टेप क्या बढ़ रहे हैं। तो एक तो है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। अंतरराष्ट्रीय सहयोग कहने का क्या मतलब है? राजनीतिक सहयोग में आपने देखा होगा कि कई सारे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ा जाता है जिससे एक क्षेत्र का रचना हो। जब भी किसी क्षेत्र का विकास करना हो, जब भी किसी क्षेत्र का सहयोग करना हो, तो उसके लिए कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस है या फिर कह सकते हैं कई प्रकार के क्षेत्रीय ऐसे संगठन है, जैसे आसियानी है। आसियान भी तो क्षेत्रीय मंच के लिए ही काम करता है, जिसे हम दक्षिण एशियाई व्यापार संघ को भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय संगठन है, जो अपने अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये सारे सरकारी संगठन हो, ये गैर सरकारी भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है और पराराष्ट्रीय। ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक बार इसको बड़े आसान शब्दों में समझ लीजिए क्या है। अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने राज्य के लिए, अपने अपने देश के लिए कई सारे ऐसे संगठनों का निर्माण हुआ है जो अपने यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पे इसका अगला पॉइंट हमारा कहता है अंतः सरकारी संगठन सहभागी सरकारों के विशिष्ट पराराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का प्रबंध करता है, जो राष्ट्र से अलग है। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बहुत सारे तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी है जिसके अंदर कई सारे सदस्य देश भी जुड़े हुए हैं और उन सभी देशों के लिए वो काम करता है। जैसे कि अभी हम पैंडेमिक की बात कर लेते हैं, कोरोना की बात कर लेते हैं। इस समय में आपने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था, जो WHO है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए तो काम नहीं कर रहा था, उसके अंदर जितने भी सदस्य देश हैं जुड़े हुए, वो उन सभी के लिए काम कर रहा था। जैसे विश्व व्यापार संघ की हम बात कर लें, इसके नियमों का निगरानी रखता है। अन्य उदाहरण है जैसे ग्रीन पीस है, रेड क्रॉस है, एमनेस्टी है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। ये सारे वो संगठन ही तो हैं। ये सारे संगठन क्या करते हैं कि अपने साथ जुड़े सभी देशों के अंदर सही प्रकार से काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीकरण तथा संस्कृति। पिछले दशकों में काफी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। पहले से कुछ समयों में कई प्रकार के संस्कृति के अंदर परिवर्तन देखा गया है, जिसके कारण यह डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी संस्कृति पीछे तो ना रह गई। अब देखिए, समझ में आपको आ रहा होगा कि हमने अपने भारत की अगर बात करनी है तो आपको पता है कि हमने पश्चिमी सभ्यताओं को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, उनकी संस्कृति को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया, उनके खान पान को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया, उनके रहन सहन तौर तरीके, ये हमारे आज की संस्कृति में, हमारे भारत की संस्कृति में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी प्रॉपर संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। परंतु आज भी हमारा देश जो है भारत, इसमें राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों के अलावा कपड़ों की बात कर ले, शैली की बात कर ले, संगीत, फिल्म, हाव भाव, भाषा आदि पर खूब बहस होती है। क्योंकि अब हमारे भारत में आपको पता है कि हमारे भारतीय गानों को ज्यादातर लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं। अब उन लोगों को पॉप सॉन्ग चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे पॉप सॉन्ग, हम लोग भारतीय गाना ही सुनते हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं
पश्चिमी सभ्यता से ही तो हमें मिला है। उन्हीं के टोन पे तो हम आजकल गाने बना रहे हैं, या फिर जो शैली है, जीवन जीने की शैली है, या जो फिल्म है, या फिर लोगों की भाषा जो है, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति को छोड़ के इंग्लिश की तरफ भागना, अंग्रेजी को ज्यादा वैल्यू देना। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पॉइंट हमारा कहता है पार राष्ट्रीय निगम। अब ये कंपनियां एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पाद करती है। पार राष्ट्रीय निगम का मतलब हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कई सारे राष्ट्रों में काम कर रहा है। एक कंपनी जो भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर अगर ये प्रोडक्ट बना रही है, उत्पादन कर रही है, तो इसे हम पार राष्ट्रीय निगम कहेंगे। या फिर बाजार में सेवाएं भी प्रदान कर रही है तो भी यही कहलाएगा। इसके कारखाने उस देश से बाहर भी होते हैं जिसमें ये मूल रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें टाटा कंपनी की, तो आपको पता है कि टाटा मूल रूप से भारत की कंपनी है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि ये भारत के बाहर उत्पादन को नहीं करता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो ये सब इसी पार राष्ट्रीय निगम के उदाहरण के रूप में है। अब जैसे कि कोका कोला की बात कर लो, पेप्सी की बात कर लो, जनरल मोटर की बात कर लो, कोडक की बात कर लो, कॉलगेट की बात कर लो, बाटा की चप्पल की बात कर लो, ये सब पार राष्ट्रीय निगम है जिसके ब्रांचेज कई सारे अन्य देशों में है और ये अलग अलग देशों में प्रोडक्ट को बनाते हैं। पॉइंट हमारा कहता है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। तो देख लीजिए, कंप्यूटर द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा जो बैंकिंग है, निगम है, निवेश किया जाता है, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो ये अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर उधर भेजा जा सकता है। आज के समय में आपने देखा है कि कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से एक वस्तु को दूसरे जगह पर आसानी से भेजा जा सकता है। इसी व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भार रहित या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, भार रहित अर्थव्यवस्था या फिर ज्ञानात्मक व्यवस्था जो है, इसमें उत्पादन सूचना पर आधारित होता है। जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी उत्पादन होता है, वह इंफॉर्मेशन के बेस पर होता है, न कि कृषि के बेस पर। मतलब यहाँ पे कृषि को आधार नहीं माना जाता है, यहाँ पे सूचना को आधार माना जाता है। उद्योग पर जैसे कि इंटरनेट सेवाएं हो गई, मनोरंजन के उत्पाद हो गए, मीडिया, सॉफ्टवेयर आदि। आज के समय में जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, या फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है, या बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जहां पे सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बातें नहीं होगी, या फिर ये जो व्यापार है, या फिर ये जो अर्थव्यवस्था है, ये कृषि पर आधारित ना होकर के सूचना के ऊपर आधारित होता है। आजकल के डिजिटल मार्केटिंग के समय में आपने देखा होगा, कई प्रकार की सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्मों का यूज किया जाता है। वास्तविक कार्य बल जो है वो भौतिक उत्पादन तथा वितरण में नहीं होता। मतलब किसी भी चीज की डिलीवरी नहीं होता, खरीद फरोख्त नहीं होता। इसमें डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि को शामिल किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन के दुनिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वित्त का भूमंडलीकरण। अब वित्त का भूमंडलीकरण भी आपके लिए VVI रहेगा। अब इसे समझ लेते हैं कि वित्त का भूमंडलीकरण क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है। जिस प्रकार से आज डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो क्रांति का कारण बना है। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों और कुछ क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन को काफी सहायक होता है। आज के समय में आपने देखा है बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो UPI प्रोवाइड करती है, जिसमें आप 1 सेकेंड में लाखों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, या फिर उस पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पूंजी और प्रतिभूत बाजारों में 24 घंटे बाजार चलता रहता है। इसमें व्यापार जो है वो 24 घंटे ओपन रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे जो शहर हैं, यहाँ पे व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स जो है वो लेन देन की प्रक्रिया किसी न किसी डिजिटलाइजेशन माध्यम के अंतर्गत होता ही रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीय संचार से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय संचार किसे कहते हैं? तो देखिए, इसके कारण बाहरी दुनिया के साथ संबंध बने हैं। भूमंडलीय संचार के कारण ही आज एक देश दूसरे देश के साथ बड़े ही करीबी रिश्तों को निभा रहा है, जिसमें टेलीफोन, फैक्स मशीन, डिजिटल और केबल टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, वाईफाई, ये सभी चीज जो है ना, वो भूमंडलीय संचार के अंतर्गत ही आते हैं। डिजिटल विभाजन दुनिया के संबंध बनाए रखने के बहुत से साधन मौजूद हैं। आज के समय में बहुत से ऐसे साधन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिसके माध्यम से डिजिटल दुनिया के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी है जहां ये साधन बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत कुछ ऐसा स्थान आज के समय भी है पूरे विश्व में जहां पे ये डिजिटल साधन नहीं है, और यहाँ जहां पे ये डिजिटल साधन नहीं है उसे हम डिजिटल विभाजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भूमंडलीय तथा श्रम से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया श्रम विभाजन पैदा हुआ है। भूमंडलीकरण के कारण हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक नए काम करने के तौर तरीकों में बदलाव हुआ है, विभाजन हुआ है। इससे तीसरी दुनिया के शहरों में नियंत्रित निर्माण, उत्पादन एवं रोजगार दिया जाता है। देखिए, तीसरी दुनिया कहने का मतलब, हमने आपसे पहले भी तीसरी दुनिया के बारे में बात किया है। कुछ ऐसे जगहों पर नियंत्रण या निर्माण या फिर नौकरी या फिर उत्पादन या फिर बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री, कारखाने लगाए जाते हैं भूमंडलीय श्रम विभाजन के कारण। नाइके कंपनी का नाम आपने सुना है, इसके शूज आते हैं, काफी कॉस्टली आते हैं। 1960 के दशक में जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुआ, मतलब जूता बनाने वाला कंपनी के रूप में यह विकसित हुआ। इसका मालिक फिल नाइक जापान से जूते आयात करते थे और खेल आयोजकों पर बेचते थे। जापान से जूते को लेके ऐसे ऐसे जगहों पे बेचा करते थे जहां पे खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम होते थे। अब यह कंपनी बन गई है, पहले तो ये कंपनी नहीं थी, पहले तो ये खरीद के किसी जूते को और दूसरे स्थान पे बेचा करता था। लेकिन आज समझ सकते हैं आपकी ये अरबों की कंपनी बन चुकी है। नाइक ने दक्षिण कोरिया में उत्पादन शुरू किया। दक्षिण कोरिया में नाइक कंपनी के जूते को बनाया जाता है, और इस प्रकार 1980 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, 1990 में भारत में भी इस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ये है हमारा भूमंडलीय तथा श्रम। अब हम बात करेंगे फोर्डवाद के बारे में। एक केंद्रीय स्थान, एक ऐसा जगह जहां पर विशाल पैमाने पर उत्पादन होता है। विशाल पैमाने पर मतलब बहुत बड़े लॉट्स में, या फिर आप कह सकते हैं बहुत बड़े इकाई के अंदर यहाँ पे उत्पादन को किया जाता है, ये फोर्डवाद कहलाता है। अब हम बात करेंगे फोर्डवादोत्तर। अब देखिए, ये क्या होता है? केंद्रीय शासक की बजाय, मतलब केंद्रीय शासन के अलावा अलग अलग स्थानों पर उत्पादन लचीली प्रणाली के अंतर्गत पोस्ट फॉरवर्ड कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा केंद्र होता है जहां पे बहुत ज्यादा, जो केंद्र होता है जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, उन जगहों पे ना करके अलग अलग जगहों पे छोटी इकाई में उत्पादन करने की प्रक्रिया जो है वो फॉरवर्ड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वजातीय बनाम संस्कृति का भू स्थानीयकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। यह माना जाता है कि कुछ समय बाद सब संस्कृति एक समान हो जाएगी। आज जो हम कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता, उत्तरी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि आगे आके सब एक जैसा हो जाएगा, सभी लोग समान हो जाएंगे। कुछ मानते हैं कि संस्कृति का भू स्थानीयकरण की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, अर्थात भूमंडल के साथ स्थानीय मिश्रण। मैकडोनाल्ड भी भारतीयों की परंपरा के अनुसार उत्पाद बेचता है। आज की जो भी कंपनी की आप बात कर ले, बड़ी से बड़ी कंपनी या छोटी से छोटी कंपनियां, जो बाहर के देशों की कंपनियां हैं वो भी, तो वो क्या करते हैं, जिस देश में जाते हैं ना उस देश के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि हमने हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर है, चाइना में चाइना लीवर है। तो वो जिस देश में जाते हैं उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। अब जैसे कि मैकडोनाल्ड की बात हो रही है, तो आपको पता है कि इसके प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के लिए अलग होते हैं और इंडियन के लिए अलग होते हैं। इंडियन का जो टेस्ट है ना, जो जायका है हम भारतीयों के खाने का, ये प्रोडक्ट हमारे भारतीय के टेस्ट के हिसाब से बनाता है। संगीत के क्षेत्र में भी अगर हम बात कर ले, भांगड़ा का, पॉप का, इटालियन का म्यूजिक, ये सब जो है इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। आज के समय में लोग पॉप, भांगड़ा ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण के कारण स्थानीय परंपराओं के साथ साथ भूमंडलीकरण परंपराएं भी पैदा हो रही है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लिंग तथा संस्कृति। परंपरागत संस्कृति का समर्थन करने वाले कुछ व्यक्ति महिलाओं के प्रति भूमंडलीकरण का प्रभाव नकारात्मक मानते हैं। देखिए, परंपरागत संस्कृति कहने का मतलब है जो संस्कृति बहुत पहले से चलती आ रही है, ऐसे संस्कृति को हम परंपरागत संस्कृति कहते हैं। और इसमें व्यक्ति महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है, मतलब लोग इसे अच्छा नहीं समझते हैं। फैशन की बात कर लें या खुलापन की बात कर लें, ये संस्कृति पहचान के नाम पर विरोध करते हैं। आज के समय में आपने देखा है कि लड़कियों को छोटे छोटे कपड़ा पहनना या फिर गजब ही तरह के फैशन करना, बेवकूफ की तरह दिखना, आजकल ये बड़े-बड़े शहरों में आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में तो जो लड़कियां फैशन कर रही है ना, वो पाप है। मैं कह रहा हूँ महापाप है। मैं तो कह रहा हूँ बदतमीज हो गई है लड़कियां। खुलापन है, शरीर दिखाने का जो फैशन है, जो कपड़े कम पहनने का फैशन है, इसका लोग विरोध करते हैं। हालांकि आप मानो तो ये बात सही भी है, कम कपड़े पहनना लड़कियों के लिए कहीं से भी फैशन का काम नहीं है, ये बेवकूफी का काम होता है। तथा संकालू बनाते हैं। संकालू कहने का मतलब है शंका बड़ी नजरों से देखा जाता है, इन्हें बुरी नजरों से देखा जाता है। सौभाग्य से भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपरा कायम रखते हुए समावेशात्मक नीति विकसित करने में सफल रहा है। देखिए, भारत की अब ऐसे अभी के समय में आप देख लो तो भारत में भी कम खुलेपन नहीं है, यहाँ भी बहुत खुलापन है। अगर आप गांव में रहते हो तो चलो, गांव का मैटर तो आज तक अभी तक सही बना हुआ है। शहरों में आओ तो शहर में आते ही आपको बेशर्मी की हद देखने को मिलेगा। तो ये लिंग तथा संस्कृति के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपयोग की संस्कृति। देखिए, सांस्कृतिक उपभोग जैसे कि कला का हो गया, फैशन का हो गया, खाद्य, संगीत, तो इन सभी चीजों का वृद्धि करने में ये सहयोग करता है। इन सबको वृद्धि करने में ये आकार देता है। भारत के बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, मनोरंजक उद्यान, जल क्रीड़ा स्थल आदि इसके उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं, जो व्यक्ति को इंटरटेनमेंट देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है निगम संस्कृति, जिसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं। प्रबंध सिद्धांत जिसमें फर्म के सभी सदस्यों के साथ लेकर एक विशेष संगठन की संस्कृति का निर्माण करके उत्पादकता और प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें कंपनी के कार्यस्थल में रीतियां, परंपराएं शामिल होती है। ये कर्मचारी में वफादारी एवं एकता को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उन कंपनियों के अंदर उनके कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं होती है। वो बाहर जाके पिज्जा बर्गर नहीं खाते, स्ट्रीट फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते। उनको जो खाना होता है उनके ऑफिस में ही कैंटीन टाइप का बना होता है। बड़े बड़े कंपनियों की बात कर रहे हैं हम, छोटी छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं। उनके इंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो उनके अंदर ही होता है। इससे क्या होता है, उन कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के अंदर एकता बढ़ता है, वफादारी बढ़ती है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराएं एवं ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा। भूमंडलीकरण के कारण हमारी साहित्यिक परंपराएं एवं ज्ञान व्यवस्थाओं के भी कुप्रभाव आए हैं। आज के समय में आप देखोगे तो स्वदेशी शिल्प हो गया या फिर परंपरा जो हमारा साहित्य का है या फिर जो ज्ञान व्यवस्था है, इसको भी खतरा जो है वो अभी के समय के जो बदलाव हो रहे हैं, अभी के समय में जो नई नई चीजें आ रही है, इसके कारण इसके ऊपर भी कुप्रभाव देखने को मिला है। उदाहरण के लिए हम बात कर लेंगे, कपड़ा का जो मिल है वो बंबई में बंद होने के कारण थिएटर समूह समाप्त हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्योंकि पहले जो इनके अंदर एकता था, ग्रुप था, संगठन था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन कृषि, स्वास्थ्य संबंधी परंपरागत ज्ञान सुरक्षित रखे जाते हैं। तुलसी, हल्दी, बासमती चावल, रुद्राक्ष आदि को विदेशी कंपनियां पेटेंट कराने की कोशिश करते रहते हैं। वो इसे अपने नाम पे कराने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह से डोम्बारी समुदाय की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। ये सब वो समुदाय हैं जिनका प्रभाव इन लोगों के ऊपर देखा जा सकता है। इससे कर्तव्य आज पसंद नहीं किए जाते। मतलब इनके कर्तव्य कहने का मतलब है, ये जिस प्रकार के कलाकृति को करके अपने जीवन को चलाते थे, जिस प्रकार के कूद फान या फिर किसी प्रकार के सर्कस को करके अपना साधन उपलब्ध करते थे, अपने परिवार को चलाते थे, आज लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से टाइम नहीं मिल रहा, और जो बच्चे को इनसे ज्यादा टाइम मिल जाता है वो फ्री फायर में लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुद्दा अभी के समय में है कि जो पहले की परंपरागत जो सुविधाएं चलती आ रही है हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, उनका कोई उपयोग नहीं करना चाहता है।
प्रकार से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक नंबर 2 था ये, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, चैप्टर 6 है जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके एग्जाम के पर्पज से। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।